नमस्कार, मैं अपेक्षा मीना बीएनडी कॉलेज चिमनपुरा से एमए फाइनल संस्कृत के इस व्याख्यान में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है, अभिनंदन है। बच्चों, मैं आपको काव्य प्रकाश पढ़ा रही हूँ और काव्य प्रकाश के द्वितीय उल्लास से 7 जो सूत्र थे वो मैंने आपको पढ़ा दिए थे, जिसके उसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं और प्रारंभ करते हैं। हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि वाचक, लक्षक तथा व्यंजक 3 प्रकार के शब्द और उनके अनुसार वाच्य, लक्ष्य और व्यंग्य 3 प्रकार के अर्थों का विवेचन किया गया है। ये हमने पढ़ लिया था और उसके बाद बताया गया था कि तात्पर्यार्थ भी होता है। उसके पश्चात अभितान्वयवादियों का मत भी आया। उन्होंने क्या कहा? आकांक्षा योग्यता तथा सन्निधि के बल से समन्वय से परस्पर संबंध होने में पदों से प्रतीत होने वाला अर्थ न होने पर भी तात्पर्य विषयभूत अर्थ होने के कारण विशेष प्रकार का तात्पर्य रूप वाक्यार्थ प्रतीत होता है। यह अभिहितान्वयवादियों का मत है, जिसके के अंतर्गत कुमारिल भट्ट आदि आते हैं। तो इन्होंने क्या बताया था कि परस्पर पदार्थों का परस्पर संबंध पदों द्वारा उपस्थित पदार्थों का परस्पर संबंध पदों के द्वारा उपस्थित न होने पर भी आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि के बल से जब भासता है, यही तात्पर्यार्थ है और यही वाक्यार्थ है और इसी को अभितान्वयवादियों ने माना है। अब एक अगला मत आता है अन्विताभिधानवादियों का। दूसरा जो सिद्धांत है वह अभितान्वयवादियों का अभितानवाद आता है। अभितान्वयवादी जिसके के अंतर्गत कुमारिल भट्ट आदि आते हैं, उनका अगला सिद्धांत है। इस सिद्धांत के जो यह जो सिद्धांत है पहले वाला जो था मत अभितान्वयवादी, वो कुमारिल भट्ट आदि अनुयायियों का मत है। और जो दूसरा सिद्धांत जो आज मैं बता रही हूँ आपको, यह अन्विताभिधानवादियों का सिद्धांत है, जिसके अंतर्गत प्रभाकर और उसके अनुयायी शालिकनाथ मिश्र आदि आते हैं। इनका क्या कहना है कि पहले केवल पदार्थ अभिहित होते हैं। ये क्या कहते हैं कि पहले केवल पदार्थ अभिहित होते हैं और बाद को उसका अन्वय होता हो। यह बात नहीं है, बल्कि पहले से ही अन्वित पदार्थों का ही अभिधा से बोधन होता है। क्या कह रहे हैं कि पहले केवल पदार्थ अभिहित होते हैं और बाद में उसका अन्वय होता हो? ऐसा नहीं है, बल्कि पहले से ही अन्वित पदार्थों का ही अभिधा से बोधन होता है। इसलिए इस सिद्धांत को अन्विताभिधानवाद इसका नाम रखा गया, अन्विताभिधानवाद कहा गया। इसके मत में पदार्थों का अन्वय, ये क्या कह रहे हैं, इस सिद्धांत के मत में पदार्थों का अन्वय पूर्व से ही सिद्ध होने के कारण उसके कराने के लिए तात्पर्य आख्या शक्ति की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो ये क्या कह रहे हैं? वाच्य एवं वाक्यार्थ इति अन्विताभिधानवादिने। ये कह रहे हैं वाक्यार्थ इति वाच्य, वाक्यार्थ वाच्य ही होता है, इति ऐसा अन्विता अभिधानवादी का मत है। ये क्या कह रहे हैं कि पदों के द्वारा अन्वित पदार्थों की ही उपस्थिति होती है, इसलिए पदार्थों का परस्पर संबंध रूप वाक्यार्थ वाच्य ही होता है। उसके लिए तात्पर्याख्या शक्ति जो है वो उसके बाद तात्पर्य शक्ति से बाद को प्रतीत नहीं होता है। पदों के द्वारा अन्वित पदार्थों की ही उपस्थिति होती है, इसलिए पदार्थों का परस्पर संबंध रूप वाक्यार्थ वाच्य ही होता है। यह अन्वितान्वयवादी प्रभाकर आदियों का मत है।
अगला सूत्र है सर्वेषां प्रायसो अर्थानां व्यंजकत्वम् ईष्यते, व्यंजकत्वम् अपीष्यते। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि प्रायसो, कि प्राय, सर्वेषां, कि प्राय इन सभी अर्थों का, प्रायसो सर्वेषां अर्थानां व्यंजकत्वम् अपि इष्यते, कि इस सूत्र में बताया जा रहा है कि प्राय इन सभी अर्थों का व्यंजकत्व भी साहित्य शास्त्र में माना जाता है। अर्थात इन तीनों प्रकार के अर्थों में व्यंजकत्व भी रहता है, अर्थात वाच्यार्थ भी व्यंजक हो सकता है और लक्ष्यार्थ भी और व्यंग्यार्थ भी, अर्थात तीनों ही अर्थ व्यंजक हो सकते हैं। क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि प्राय इन सभी अर्थानाम प्रायशः सर्वेषां अर्थानां व्यंजकत्वम् अपि इष्यते, कि प्राय सभी अर्थों का व्यंजकत्व भी साहित्य शास्त्र में माना जाता है। अर्थात इन तीनों प्रकार के अर्थों में व्यंजकत्व भी रहता है, वाच्यार्थ भी व्यंजक हो सकता है और लक्ष्यार्थ भी और व्यंग्यार्थ भी, तीनों ही अर्थ व्यंजक हो सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले वाच्य अर्थ के व्यंजकत्व का उदाहरण दिया जा रहा है। देखिए, मात्र ग्रहोपकरणम अध खलु नास्तीति साधितम त्वया तद्भण किम करणीयमेव न वासरः स्थायी। तो यहाँ पर वाच्य अर्थ के व्यंजकत्व का उदाहरण दिया गया है। देखिए, मात्र ग्रहोपकरणम अध खलु नास्तीति साधितम त्वया तद्भण किम करणीयमेव न वासरः स्थायी। हे मात अद आज गृह उपकरणम, घर की आटा दाल सामग्री नहीं रही है। यह बात त्वया साधितम, तुम्हारे द्वारा, तुमने मुझे पहले ही बता दी है। तो भण, तो बताओ कि किम करणीयमेव, क्या करना चाहिए, क्योंकि न वासरः स्थायी, दिन ऐसा ही तो नहीं बना रहेगा। अर्थात थोड़ी देर में दिन छिप जाएगा, फिर क्या होगा। तो यहाँ देखिए, ये किसका उदाहरण है, वाच्य अर्थ के। यहाँ पर अर्थ के व्यंजकत्व का, वाच्य अर्थ के व्यंजकत्व का उदाहरण है कि हे माता, आज घर की दाल आटा सामग्री नहीं रही है। यह बात आपके द्वारा पहले ही बता दी गई है। तो अब बताओ कि क्या करना चाहिए, क्योंकि दिन ऐसे ही तो नहीं बना रहेगा, थोड़ी देर में दिन ढल जाएगा, फिर क्या होगा। यहाँ कहने वाली नायिका स्वच्छंद विचरण के लिए अपने उपनायक के पास जाना चाहती है। यह बात इस अर्थ में ये व्यंग्य बताया गया है। अगला देखिए, अत्र स्वैर विहारम अर्थिति व्यंजकत्व के लक्ष्य यथा। अब यहाँ पर लक्ष्य अर्थ के व्यंजकत्व का उदाहरण दिया जा रहा है। देखिए, जैसे साधयन्ति सखी शुभगम शनैः शनैः दुनासी मत कृते सद्भाव स्नेह करणीयम सदृशकम तावत विरिच्यतम त्वया। हे सखी, उस सुंदर के पास, शनैः शनैः, उस सुंदर, शुभगम, हे सखी, उस सुंदर के पास शनैः शनैः, बार बार जाकर, मत कृते दुनासी, तुमने बड़ा कष्ट उठाया, अब उसकी आवश्यकता नहीं है। सद्भाव स्नेह करणीयम सदृशकम तावत विरिच्यतम त्वया, कि हे सखी, इस सुंदर के पास बार बार जाकर मेरे लिए तुमने बड़ा कष्ट उठाया, अब उसकी आवश्यकता नहीं है। मेरे प्रति अपनी सद्भावना और स्नेह के सदृश जो तुमको करना था, त्वया विरिच्यतम, तुमने वो कर लिया। यहाँ पर
कि मेरे प्रिय नायक के साथ तू मिलने चली गई और तुमने यहाँ पर शत्रुता निभाई है, यह लक्ष्य अर्थ होता है और उससे प्रेम विषयक सा अपराधित्व का प्रकाशन व्यंग्य है। यहाँ पर यह व्यंग्य है कि नायिका की सखी ने बीच में ही स्वयं ही उसके प्रिय नायक के साथ मेल मिलाप बढ़ाकर उसे धोखा दिया है। यह बात वक्ता तथा बोद्धा के वैशिष्ट्य से व्यंग्य है। इस प्रकार वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ के व्यंजकों के उदाहरण दे दिए गए हैं। अब यहाँ पर व्यंग्यार्थ के व्यंजकत्व का तीसरा उदाहरण दिया जा रहा है। देखिए, पश्य निश्चल निस्पंदा बसिनी पत्रे राजते बलाका निर्मल मरकत भाजन परिस्थिता संग सुक्ति इव। देखो, पश्य देखो, बसिनी पत्रे राजते बाला का निश्चल निस्पंदा, देखो कमल के पत्ते पर निश्चल निस्पंदा, निश्चल और बिना हिले डुले बैठी हुई बला का निर्मल हरे रंग की मरकत मणि की तस्तरी में रखी हुई शंख सुक्ति की तरह विदित होती है। यहाँ बलाका के निश्चल होने से उसकी निडरता से स्थान का जन रहित होना व्यंजना से सूचित होता है, इसलिए यह संकेत स्थान है। यह बात पहले व्यंग्यार्थ से फिर व्यंजना के द्वारा कोई नायिका किसी से अपने प्रिय से कह रही है, अथवा झूठ बोलते हो तुम यहाँ नहीं आए। यह बलाका ऐसी निश्चल निष्पन्न नहीं रह सकती थी। यह पहले व्यंग्यार्थ से व्यंजना के द्वारा सूचित होता है। इसमें बलाका निष्पन्द अर्थात बिना हिले डुले बैठी है, यह वाच्य अर्थ है। इससे वह सर्वथा आश्वस्त है, उसको किसी प्रकार का भय नहीं है, यह बात लक्षित होती है। स्थान बिल्कुल एकांत है, यह व्यंग्य निकलता है और इस व्यंग्य अर्थ से यह संकेत के लिए उचित स्थान है, यह दूसरा व्यंग्यार्थ निकलता है, इसलिए यह व्यंग्यार्थ की व्यंजकता का श्रेष्ठ उदाहरण है। अगला देखिए, वाचक आदि नाम कर्मेण स्वरूपम है। इस प्रकार तीन प्रकार के शब्द तथा अर्थों का निरूपण करने के बाद उन वाचक आदि तीनों प्रकार के शब्दों के स्वरूप को कहते हैं। साक्षात संकेतितम यो अर्थम अभिधते स वाचक है। क्या कह रहे हैं? साक्षात संकेतितम यो अर्थम अभिधत्ते स वाचक है। जो शब्द साक्षात संकेतित अर्थ को कहता है वह वाचक शब्द कहलाता है। क्या कह रहे हैं? साक्षात संकेतितम यो अर्थम अभिधत्ते स वाचक है। जो शब्द साक्षात संकेतित अर्थ को अभिधा शक्ति के माध्यम से कहता है वह वाचक शब्द कहलाता है। इह गृहीत संकेतस्य शब्दस्य अर्थ प्रतीतिर्भावात् संकेत सहाय एव शब्दो अर्थ विशेषम प्रतिपादयति यस्य यत्र व्यवधानेन संकेतो गृह्यते से तस्य वाचक है। यह इस लोक व्यवहार में बिना संकेत ग्रह के शब्द के अर्थ की प्रतीति न होने से, इस संसार में इस लोक व्यवहार में बिना संकेत ग्रह के शब्द के अर्थ की प्रतीति न होने से संकेत सहाय संकेत की सहायता से ही शब्द अर्थ विशेष का प्रतिपादन करता है। यह सिद्धांत निश्चित होता है। इसलिए जिस शब्द का जहाँ अव्यवधान से संकेत का ग्रहण होता है, क्या कह रहे हैं? इसलिए जिस शब्द का जहाँ जिस अर्थ में
अव्यवधान से संकेत का ग्रहण होता है वह शब्द उस अर्थ का वाचक होता है। कि लोक व्यवहार में क्या कह रहे हैं कि लोक व्यवहार जब किया जाता है तो बिना संकेत ग्रह के शब्द के अर्थ की प्रतीति नहीं होती है, और प्रतीति न होने से संकेत की सहायता से ही शब्द अर्थ विशेष का प्रतिपादन करता है। इसलिए जिस शब्द का जहाँ जिस अर्थ में अव्यवधान से संकेत का ग्रहण होता है वह शब्द उस अर्थ का वाचक होता है। यहाँ पे ये बताया गया है कि लोक जो व्यवहार है वो संकेत ग्रह का प्रधान साधन है। तो लोक व्यवहार में संकेत ग्रह जो है प्रधान साधन है। तो यहाँ पे वाचक शब्द के बारे में बता रहे हैं कि जो शब्द साक्षात संकेतित अर्थ को अभिधा शक्ति के माध्यम से कहता है वह वाचक शब्द कहलाता है। लोक व्यवहार में बिना संकेत ग्रह के शब्द के अर्थ की प्रतीति न होने से संकेत की सहायता से ही शब्द अर्थ विशेष का प्रतिपादन करता है। इसलिए जिस शब्द का जिस अर्थ में अव्यवधान से संकेत का ग्रहण होता है वह शब्द उस अर्थ का वाचक होता है। अगला 10वां सूत्र संकेतित चतुर्भेदोर जाति आदि जाति रेव वा। अब अगला प्रश्न ये आता है कि यह जो शक्ति ग्रह किसमें होता है या संकेत ग्रह से संबंध रखने वाला महत्वपूर्ण प्रश्न है। संकेतिस चतुर्भेदो जाति आदि जाति रेव वा। अब यहाँ पर जो साक्षात संकेतित अर्थ को कहता है वह वाचक शब्द कहलाता है। अब यहाँ पर उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए कहा जा रहा है कि संकेतित चतुर्भेदो जिस संकेतित अर्थ को वाचक शब्द कहा गया था वह संकेतित अर्थ है ना, वह संकेतित अर्थ जाति आदि जाति रेवा चतुर्भेदो, वह संकेतित अर्थ जाति आदि अर्थात जाति गुण क्रिया तथा यदृच्छा भेदों से 4 प्रकार का होता है एवं मीमांसकों के मत में केवल जाति रूप एक प्रकार का ही संकेतित अर्थ होता है। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि संकेतित अर्थ जाति आदि जाति गुण क्रिया तथा यदृच्छा भेदों से 4 प्रकार का होता है। यद्यपि अर्थ क्रियाकारितया प्रवृत्ति निवृत्ति योग्या व्यक्ति रेव तथापि अनंत्यादि व्यभिचारात् तत्र संकेत कर्तु न युज्यत इति गो शुक्ल चलो डित्थे इत्यादि नाम विषय विभागो न प्राप्नोति इति च तद उपादानेव संकेत है। उपाधिश्च द्विध वस्तु धर्मो वक्त्र यदिच्छा सन्निवेशितश्च वस्तु धर्मो अपि द्विधः सिद्ध साध्यस्य च सिद्धो अपि द्विधः पदार्थस्य प्राणप्रदो विषेधान हेतुश्च तत्र अधो जाति उक्तम ही वाक्यपदीये न ही गौ अश्व न ही गो अश्व रूपे नार गो
गोत्वा अभिसंबंधातु गो इति। तो यद्यपि आनयन उपनयन आदि रूप अर्थ क्रिया का निर्वाहक होने से प्रवृत्ति निवृत्ति के योग्य व्यक्ति ही होता है। क्या कह रहे हैं कि जाति आदि भेद, संकेतित अर्थ भी जाति आदि भेद से 4 प्रकार का होता है। यद्यपि आनयन अपनयन आदि रूप अर्थ क्रिया का निर्वाहक होने से प्रवृत्ति निवृत्ति रूप व्यवहार के योग्य कौन होता है? व्यक्ति ही होता है। इसलिए फिर भी आंत्य तथा व्यभिचार दोष आ जाने के कारण उस व्यक्ति में संकेत ग्रह मानना उचित नहीं है। इसलिए और सफ़ेद रंग की शुक्ल, इसलिए गो सफ़ेद रंग की चलती हुई डित नामक गो इत्यादि गुणवाचक शुक्ल पद, क्रियावाचक चल पद और जातिवाचक गोपद तथा यद्र इच्छा रूप संज्ञा रूप डित पद, इन सब शब्दों से केवल व्यक्ति की ही उपस्थिति होने पर विषय विभाग नहीं हो सकता है। इसलिए भी व्यक्ति में नहीं अपितु उसके उपाधिभूत धर्म जाति गुण क्रिया और यद्र इच्छा में ही संकेत का ग्रहण होता है। और उपाधि भेद के द्वारा शब्दों का चतुर्विध विभाजन किया जाता है। उपाधि मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। वस्तु धर्मो वक्त्र यदिच्छा सन्निवेशित, वस्तु का यथार्थ धर्म और वक्ता के द्वारा अपनी इच्छा से उस अर्थ में सन्निवेशित। उनमें से वक्ता की यद्र इच्छा से सन्निवेशित उपाधि यद्र इच्छात्मक रूढ़ि शब्दों में रहती है। वस्तु धर्म भी 2 प्रकार का होता है, एक सिद्ध रूप और एक साध्य रूप। सिद्धोपि द्विविधः, सिद्ध रूप भी 2 प्रकार का होता है, एक पदार्थों का प्राणपद या जीवनदायक और दूसरा विशेषता का आधार कराने का कारण। उनमें से पहला जाति होता है, जैसा कि भर्तृहरि जी ने भी अपने वाक्य पदीय में कहा था, गो स्वरूपतः न गो होती है और न अगो, गोत्व जाति के संबंध से ही गो कहलाती है। इसलिए वस्तु का जो प्राण पद जीवनदायक जो है वस्तु धर्म, उसको जाति कहते हैं। जो 4 प्रकार के प्रकार बताए, क्या क्या? जाति गुण क्रिया तथा यद्र इच्छा। तो ये जाति किसको कह रहे हैं कि वस्तु का प्राण पद जीवन आधायक वस्तु जो धर्म है वह जाति कहलाता है। जैसे गो जो है न गो होती है न अगो होता है, गोत्व के संबंध से ही, गोत्व जाति के संबंध से ही गो कहलाती है। दूसरा जो है अर्थात गुण, वस्तु का विशेष आधान हेतु सिद्ध वस्तु धर्म ही गुण होता है, क्योंकि शुक्ल आदि गुणों के कारण से ही सत्ता प्राप्त वस्तु अपने सजातीय अन्य पदार्थों से विशेष भिन्नता को प्राप्त होती है। इसलिए गो के साथ गुणवाचक शुक्ल विशेषण अन्य गोओं की अपेक्षा उसकी विशेषता या भेद को सूचित करता है। इसलिए दूसरा गुण क्या होता है? वस्तु का विशेष आधान हेतु सिद्ध वस्तु धर्म ही गुण होता है। तीसरा जो है वह क्रिया, तो साध्य पूर्वापूर्वी भूत क्रिया रूप होता है, अर्थात साध्य रूप वस्तु धर्म दाल आदि के पकाने में चूल्हा आदि बटोकर राख रखने से लेकर उसके उतारने पर्यंत आगे पीछे किए जाने वाले पहले और बाद में पूर्वापूर्वी भूत सारा जो व्यापार कलाप है, सारी जो कार्यकलाप है वो क्रिया रूप कहलाता है। क्रिया सबसे उसको कहा जाता है। डित आदि शब्दानाम अंत्य बुद्धि निग्रह्य सहृतक्रम स्वरूपम वक्त्रा यदृच्छया डित्तादिस्व देतुपादित्वेन सन्निवेशयत इति सो अयम यदृच्छात्मक इति गो शुक्लो डित्तम इत्यादो चतुष्टयी शब्दानाम प्रवृत्ति इति महाभाष्यकार है। इसलिए डित आदि किसी व्यक्ति विशेष के वाचक रूढ़ि शब्दों का अंत्य बुद्धि से ग्रहित होने वाला
क्रम भेद से रहित, अर्थात एक साथ उपस्थित होने वाला पद स्फोट रूप स्वरूप को वक्ता की अपनी स्वेच्छा के द्वारा डित आदि पदार्थों में उसके वाचक उपाधि रूप से सन्निविष्ट किया जाता है। अर्थात किसी पदार्थ या व्यक्ति विशेष का नाम रखने वाला व्यक्ति रूढ़ संज्ञा रूप शब्द का उस अर्थ के साथ संबंध स्थापित कर देता है कि व्यक्ति इस नाम से बोधित होगा। इस प्रकार यह रूढ़ संज्ञा रूप यदृच्छात्मक शब्द होता है। अर्थात डित आदि शब्दों का अंत्य बुद्धि से ग्रहित होने वाला क्रम भेद से रहित पद स्फोट रूप स्वरूप को वक्ता की अपनी स्वेच्छा के द्वारा डित आदि पदार्थों में उसके वाचक उपाधि रूप से सन्निविष्ट किया जाता है। अर्थात किसी पदार्थ या व्यक्ति विशेष का नाम रखने वाला व्यक्ति रूढ़ संज्ञा रूप शब्द का उस अर्थ के साथ संबंध स्थापित कर देता है कि व्यक्ति इस नाम से बोधित होगा। इस प्रकार यह रूढ़ संज्ञा रूप यदृच्छात्मक शब्द होता है। तो इस प्रकार गो शुक्ल चलो डित्य इत्यादि चतुष्टय शब्दानां प्रवृत्ति इति महाभाष्यकार है। इस प्रकार शुक्ल सफ़ेद रंग की, चलो चलती हुई, डित नाम की, गो गाय इत्यादि चतुष्टयी शब्दानां प्रवृत्ति इत्यादि वाक्य में चतुष्टानां प्रवृत्ति जाति शब्द के रूप में, गो पद गुण शब्द के रूप में, शुक्ल पद का क्रिया शब्द के रूप में और चल पद का यदृच्छा शब्द के रूप में डित पद का प्रयोग होने से शब्दों की प्रवृत्ति या निवृत्ति जो है चतुष्टयी 4 प्रकार की होती है। इति महाभाष्यकार है, ऐसा महाभाष्य में महाभाष्यकार ने कहा है। ठीक है, आज इतना ही। अगले वीडियो में पुनः आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।